बिना कारण यहाँ कुछ नहीं होता, परिक्रमण हो या हो धूप व छांव। पक्षी कैसे आसमान छू लेते हैं, क्यों मानव के हैं धरती पर पांव। नमस्कार, मैं हरीश भार्गव। अब सीखेंगे विज्ञान मेरे साथ लक्ष्य के मंच पर। बहुत ही आदर और सम्मान के योग पार्टी के जिला के अध्यक्ष पूर्व विधायक रामपुर कुंडू जी, आपके सुख दुख के साथी किसान सेल के अध्यक्ष नगुरा साहब बलराज जी, मेरे साथ आए सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, नगुरा गांव के आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, मेरे से पहले जो साथी बोल रहे थे उन्होंने आपको आज देश में किस किस्म के हालात हैं और देश में भाजपा की जनता की सरकार बनने के बाद इस 1.5 वर्ष में किस किस्म के हालातों का सामना आपको करना पड़ा, इन बातों पे खुल करके चर्चा करी। मैं तो आज आपसे मिलने आया था, मैं आज कोई भाषण देने नहीं आया, मैं तो आज केवल किसान आंदोलन की बात आपसे करने आया। आप लोगों ने लंबे समय से कैसे ये कृषि के 3 काले कानून जो इस देश में बनाए गए वापिस हो, इसके लिए न केवल खटखट टोल पे जाकर के लड़ाई लड़ी, बल्कि दिल्ली के बॉर्डरों पे भी जाकर के आपने उस आंदोलन को मजबूती देने का काम किया। साथियों, जब इस प्रदेश में भाजपा की जनता की नई सरकार बनी, तो सरकार बनने के बाद लोग उम्मीद तो ये करते थे कि नई सरकार बनी है, नई सरकार बनने के बाद कोई अच्छे काम होंगे। सरकार में जो लोग शामिल हुए थे उन्होंने लोगों के साथ बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे। उन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी थी, लोगों के बीच में जाकर के कहा करते थे कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो फिर बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपये करेंगे। कहते थे किसान का कर्जा माफ करेंगे, महिला की बुढ़ापा पेंशन की उम्र 56 साल करेंगे, पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार और नौकरी देंगे। अनेक इस किस्म के वायदे किए थे कि जो पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार रह जाएंगे उन्हें 11,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। बहुत सारे वायदे किए थे और ये भी कहते थे कि इस भाजपा को जो है जमुना पार करेंगे, और ये भी कहते थे अपने भाषणों में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो हत्यारों की सरकार है। खास करके जाट आरक्षण आंदोलन का जिक्र करते थे कि हमारे 32 नौजवान बेकसूर बच्चों को इस सरकार ने मौत के घाट उतार दिया। पंचकुला के अंदर बाबा राम रहीम को जब गिरफ्तार किया गया था उस वक्त भी 48 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा। जिनको हत्यारा कहते थे, जिनको किसान का विरोधी कहते थे, जब आप लोगों ने वोट दे दिया, जिता दिया, प्रदेश भर से 10 से जीत करके आ गए और एक ऐसी हालात प्रदेश के हो गए कि कोई भी बहुमत में नहीं था तो सौदेबाजी करके उनके साथ शामिल हो गए। आपने तो वोट इसलिए दिया था कि भाजपा को सरकार से बाहर करेंगे और खुद की सरकार बनाएंगे या जिस सरकार में जाएंगे उस सरकार से हमारे से किए वायदों को पूरा करेंगे। इसीलिए वोट दिया था ना, या इसलिए वोट दिया था कि तुम बीजेपी वालों गोद में जाके बैठ गई। वोट तो इसलिए दिया था कि इस भाजपा की रांद काटनी है। भाजपा की तो रांद नहीं कटी, थारी काट दी। कौन काट दी?
आज इस किस्म के हालात पैदा हो गए। अगर आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार प्रदेश में होती तो फिर ये मान के चलो आज किसान को धरनों पे नहीं बैठना पड़ता। आज तो किसान की लड़ाई फिर सरकार लड़ती है, क्योंकि चौधरी देवीलाल ने जिस पार्टी को बनाया था, चौधरी देवीलाल ने तो हमेशा जब कभी भी किसान की अनदेखी किसी सरकार ने करी तो उन्होंने उस सरकार को किसान के साथ खड़ा होकर के मजबूर कर दिया और किसान के साथ न्याय कराया। जब कभी सत्ता में होते थे तो किसान के लिए अच्छे काम किए थे, और जब सत्ता से बाहर होते थे तो फिर किसान के साथ खड़े होकर के सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे, संघर्ष करते थे, किसान को न्याय दिलाते थे। उदाहरण आपके सामने है। चौधरी देवीलाल जब सत्ता में आए तो सत्ता में आने के बाद उन्होंने इस किस्म के कानून बनाए जो आज भी पूरे देश में लागू है। इस देश के अंदर कभी भी किसी भी राजनीतिक दल की सरकार ने किसान का कर्जा माफ नहीं किया था। सबसे पहले चौधरी देवीलाल ने सन 1987 में किसानों के 10-10 हजार रुपए के कर्जे माफ करे थे। जहां कर्जे माफ किए वहीं इस देश में कोई भी सरकार किसी को बुढ़ापा पेंशन के रूप में एक नया पैसा नहीं देती। चौधरी देवीलाल ने पहली दफा 100 रुपए माहवार पेंशन करी थी, जो आज बढ़ करके 2250 होगी कि नहीं होगी। अगर वो 100 रुपए शुरू नहीं करते तो फिर ये 2250 कहां से मिलते। उन्होंने तो सत्ता में रहते हुए गरीब की बेटी की शादी में 5100 रुपए कन्यादान की स्कीम शुरू करी थी, जो आज 51,000 होगी। एक तो वो थे जिन्होंने हमेशा लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया, और एक वो लोग हैं आज सत्ता के अंदर जो चौधरी देवीलाल का मुखट्टा पहन करके आए थे, जिसको आप लोग भी ये कहते थे, खास करके नौजवान युवा पीढ़ी है जो वो ये नारे लगाती थी कि देवीलाल का दूसरा रूप है। दूसरा रूप देख लिया, कभी कसर रही है बाकी है। हैरानी की बात है, मैं तो आप लोगों से मिलने आया था। मैंने तो कार्यक्रम कोई अकेले उचाना के थोड़े बनाए थे। मैं तो पूरे प्रदेश भर के जिस दिन से आंदोलन शुरू हुआ उस दिन से अब तक लगातार अलग अलग जिलों में जाकर के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मिलकर के आया। मैं तो आपके पास आने से पहले कालका के जो है 40 से ज्यादा गांव में जाकर के आया था। पिछले दिनों मेरे कार्यक्रम सोनीपत के थे, रोहतक के थे, उससे पहले झज्जर के थे, उससे पहले रिवाड़ी महेंद्रगढ़ के थे। मैंने जब जहां कहीं भी गया सब लोगों ने मेरे से इस्तीफों को लेकर के चर्चा करी, और मैंने खूब खुल करके बताया कि मैंने इस्तीफा क्यों दिया। आपको भी खुल करके बता करके जाऊंगा कि इस्तीफा देने का कारण क्या था। मुझे सब जगह लोगों ने वेलकम किया, स्वागत किया, लेकिन हैरानी की बात है, उचाना में जैसे ही मैं कुछ 5-7-10 आदमी लड़के थे, मैं तो यूं सोचता था ये मेरे स्वागत में खड़े हैं, क्योंकि थे तो पुराने हमारे साथी। उन्होंने काले झंडे हाथ में ले रखे थे। मैंने पूछा था कोई जेजेपी वाला लग जाए क्या, जो काले झंडे ले खड़े हो तुम? कहने लगे नहीं जी हम तो आपके लिए लेके आए। बताओ मैं क्या किस लिए लेके आए हो? तो कहने लगे बोला जी हमने एक फैसला कर रखा है कि जब तक ये किसान आंदोलन है तब तक किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति को हम अपने गांव में नहीं आने देंगे। मैंने पूछा तुम कौन से गांव के हो? जिस गांव में मैं गया था उस गांव के तो थे ही नहीं, थे तो दूसरे गांव के। मुझे यहां भी जब आया था तब भी यहां भी ये कहा गया था कि शायद कोई 10-20 यहां भी खड़े कर रखे होंगे। मैंने उनसे कहा था मैं मुझे किसी गांव के 4 आदमी खड़े होकर कह देंगे हमारे गांव में आने की जरूरत है, मैं छोड़ के चला जाऊंगा। लेकिन तुम बाहर से आकर के गांव काले झंडे दिखा करके अखबार की खबर बनाना चाहो, काले झंडे तो उनको दिखाओ जिन लोगों को तुमने वोट डाल दिया, जिन्होंने तुम्हारे साथ धोखा कर लिया, बेईमानी कर ली, जिन्होंने अपने आप को बेच दिया, तुम्हें भी बेच दिया। उनको दिखाओ कि मेरे को दिखाओ, ये बताओ। काले झंडे कल कोई थारे जेजेपी वाला बढ़ेगा उसने दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? काले काले झंडे नहीं दिखाने,
यहाँ मंदिर में लिए उधर खत बांध दियो। मेरा जो इस्तीफा था उसका एक कारण था, मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे हरियाणा की विधानसभा का सत्र आ गया था और विधानसभा का सत्र जैसे शुरू हुआ तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की जिम्मेवारी बनती थी कि सरकार के खिलाफ काम रोको प्रस्ताव देती किसान आंदोलन को लेकर। यह अर्जेंट मोशन के ऊपर जब 0 आवर आता है उस वक्त में इस पर चर्चा करते हैं या फिर अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। कांग्रेस के लोगों ने कोई चर्चा नहीं करी और मैंने सरकार के सामने किसानों को लेकर के अपनी बात रखनी शुरू कर दी। मैं जब खड़ा हुआ तो कांग्रेस के लोग जो है स्पीकर के सामने वेल में जाके खड़े हो गए, शोर मचाना शुरू कर दिया, विवाद बढ़ गया, हाउस एडजॉर्न हो गया। एडजॉर्न होने के बाद में मुख्यमंत्री कहने लगा कि हम अपनी तरफ से एक प्रस्ताव ले आते हैं कि तीनों जो कानून बनाए गए ये ठीक है, इसको लेकर के चर्चा कराएंगे। मैंने मुख्यमंत्री से कहा तो प्रस्ताव ला, हम इस पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस के सारे साथी जिनको इसको लेकर के सरकार को घेरना चाहिए था, घेरने की बजाय वेल में खड़े हो गए, नेम होकर के बाहर चले गए। मैं विधानसभा में रह गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और किरण चौधरी दोनों विधानसभा में मेरे साथ बैठे थे। मैंने उन दोनों से कहा था, मैं कहा आपके साथियों को बाहर नहीं जाना चाहिए था, इस पर चर्चा करनी चाहिए थी, हमें अपनी बात रखनी चाहिए थी, किसान का पक्ष रखना चाहिए था। मैं जब उनसे बात कर रहा था दोनों अपना बिस्तरा समेट रहे थे, कागज उठा रहे थे, वो भी वॉकआउट करके बाहर चले गए। वो चले गए तो स्पीकर ने मुझे मजाकिया लहजे में ये बात कही कि अभय सिंह जी आप भी वॉकआउट करोगे या विधानसभा के अंदर आज अपनी बात रखोगे। मैंने उसको कहा थारी तसल्ली करा के जाऊंगा। और जैसे ही मुझे उन्होंने बोलने के लिए खड़ा किया, मैंने इन तीनों कृषि कानूनों के ऊपर 50 मिनट तक विधानसभा के अंदर किसान का पक्ष मजबूती के साथ रखा और जो प्रस्ताव वो लेकर के आए थे उस प्रस्ताव को पास नहीं होने दिया, उस प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होने दी उनसे। मैंने उसी दिन ये फैसला कर लिया था कि जो कांग्रेस पार्टी है जिसकी आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो विपक्ष में है और ये लोग मिलकर के कहीं किसान को कमजोर करना चाहते हैं, मैं इसी विधानसभा का सदस्य नहीं रहूंगा जिसके अंदर किसान के खिलाफ काले कानून लाकर के उन पर मोहर लगाई जाती है। इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। और मैं जब इस्तीफा देने जा रहा था उस दिन तो मेरे पास बीजेपी के, कांग्रेस के, जेजेपी के कई नेताओं के फोन आए, कहने लगे तू इस्तीफा ना दे। मैंने कहा पहले थारी विधानसभा में तसल्ली कराई थी, अब चुनाव होगा बाई इलेक्शन जब एक बार फिर कराऊंगा मैं। तो साथियों मैं तो आज आपसे कहने के लिए आया था, आज आपसे जो मिलने के लिए आया था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए आपके आपसी भाईचारे को खराब करने का प्रयास करेंगे। जो झंडे लेकर के काले आए थे वो भाईचारा खराब करने आए थे। वो कि कोई आप बताओ मुझे कि आज की तारीख में कोई बीजेपी का, जेजेपी का नेता किसी गांव में कार्यक्रम कर सकता है, कहीं जा सकता है? गांव तो बहुत दूर की बात है, घर में नहीं बढ़ सकता अपने में। अगर घर में बढ़ जाए तो घर में भी जूत बजता है, इनका बाजता है कि नहीं बाजता है। और हमारे तो ऐसा सिस्टम कर रखा है सरसा के अंदर है, ये दुष्यंत जब घर जाता है तो उसके घर में जो लोग करे वो किसानों को टेलीफोन कर देते हैं, बोले आ गया था। और वो इसलिए करते हैं कि वो रात में तंग करेगा, इससे चुपचाप पड़ जाएगा। तो जो लोग आज इस प्रदेश को कमजोर करना चाहते हैं, जिन्होंने चौधरी देवीलाल के नाम को कलंकित किया, जिनके ऊपर आपने भरोसा किया था, जिनको वोट दिया, अगर वो लोग तुम्हारे इलाके में आए तो उनकी तसल्ली जरूर कराना। जहां इनकी तसल्ली कराओ वहीं अपने भाईचारे को मजबूत करना। मैं तो मोदी साहब को इस बात के लिए हमेशा बधाई देता हूं।